हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप एकेडमी पर। जैसा कि आपको पता है, आपको इस चैनल में कंटिन्यू साइंस की वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं और हमारा एक नया प्रयास है कि आपको जो वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जैसे बनते हैं, आपको सारे क्वेश्चन बताए जाएँ। इसी पहल में हमने पहला वीडियो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 1 का डाला था, जिसके बारे में हमने आपके लिए पहले वीडियो डाला था। उसके बारे में हमने अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल चुके हैं। अब हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 2 का जो वीडियो आपको बताया गया है उससे रिलेटेड प्रश्न, हमने उसमें WBC के बारे में चर्चा की थी, पूरा एकदम डिटेल से आपको बताया उस वीडियो में। आप इस वीडियो के सेक्शन में डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप उस वीडियो को भी देख सकते हो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो, और आप उस वीडियो को देखने के बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व कर भी सकते हो आप। तो आपको आसानी होगी कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है। आज हमारा जो टेस्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 2 का है, ठीक है। इसमें हम WBC से रिलेटेड क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि नॉलेजेबल है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको जो न्यू अपडेट हैं वीडियो के, ये नया वीडियो हमारे जो आते हैं आपको पहले प्रोवाइड हो सकें और आसानी से सही समय प्राप्त हो सकें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा, WBC का वैज्ञानिक नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट, मोनोसाइट। तो इसका आंसर है आपका ल्यूकोसाइट। बी इसका आंसर है। ल्यूकोसाइट WBC को कहा जाता है। आप पहला वीडियो जो आपको मैंने बताया उसमें बताया गया है कि एरिथ्रोसाइट किसका नाम होता है? एरिथ्रोसाइट RBC को कहते हैं। और जो मोनोसाइट है, ये मोनोसाइट एक WBC का प्रकार है, ना कि WBC को कहा जाता है। और थ्रोम्बोसाइट क्या है? थ्रोम्बोसाइट आपके ब्लड क्लॉट से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या होगा? ल्यूकोसाइट, यानी WBC को ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। भ्रूणावस्था के दौरान, या एम्ब्रॉय स्टेज जिसे कहते हैं, में WBC का निर्माण शरीर के किस भाग से होता है? क्योंकि आपको पता है कि जो मानव शरीर का निर्माण होता है उसमें जो WBC का निर्माण होता है वह अस्थि मज्जा में होता है। पर यहाँ बात हो रही भ्रूणावस्था के दौरान, यानी माँ के गर्भ में जब संतान रहती है उस समय हमारे शरीर में या संतान के शरीर में अस्थियों का निर्माण नहीं हो पाता। अस्थियों का निर्माण नहीं हो पाता तो वहाँ WBC का निर्माण नहीं कर पाती अस्थियाँ। पर WBC का जो कार्य है शरीर के हानिकारक रोगों से सुरक्षा प्रदान करना, तो उस बच्चे की भी सुरक्षा होगी। तो मानव शरीर में जो WBC उस समय भ्रूणावस्था के दौरान जो निर्मित होती है, वह निर्मित होती है कहाँ? मनुष्य के शरीर में थाइमस ग्लैंड होती है। थाइमस ग्लैंड की बात हो रही है यहाँ। थाइमस ग्लैंड होती कहाँ है? यह हृदय के ऊपर स्थित होती है, हृदय के ऊपर पाई जाती है। उस समय भ्रूणावस्था के दौरान ये थाइमस ग्रंथि जो होती है वह WBC का निर्माण करती है, ठीक है। WBC का निर्माण करने के दौरान ये थाइमस ग्रंथि, अब आपके शरीर का जैसा विकास होता है, आप वयस्कावस्था में आते हो, बाल्यावस्था में आते हो, उस दौरान आपके शरीर में अस्थियों का विकास होता है। उस समय थाइमस ग्रंथि WBC का निर्माण कार्य छोड़ देती है और आपके शरीर में अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में इसका निर्माण होने लगता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भ्रूणावस्था की बात हो रही है तो थाइमस लगाना है, और जब सामान्य अवस्था की बात होगी तो श्वेत अस्थि मज्जा, व्हाइट बोन मैरो के द्वारा WBC का निर्माण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। WBC का जीवन काल कितने दिन का होता है? यानी एक WBC अपने कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगाती है? तो इसका आंसर होगा आपका WBC का जीवन काल है वह 3 से 4 दिन होता है। कई किताबों में 2 से 4 दिन लिखा रहता है, तो आपको समझना है 2 से 4 दिन, 3 से 4 दिन। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 से 4 दिन का WBC का जीवन काल होता है। एड्स निम्नलिखित में से किसके संक्रमण के कारण होता है? यानी एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो बीमारी है, यह होती है हमारे शरीर में या किसी भी मनुष्य के शरीर में। एक वायरस है, उसका नाम है HIV वायरस। HIV वायरस के संक्रमण से होती है। यह वायरस जो होता है मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाले WBC को समाप्त करता है, ठीक है। कौन से WBC को? लिम्फोसाइट प्रकार के WBC होते हैं, उसमें T लिम्फोसाइट को समाप्त करता है। तो ये आपको समझ में आ रहा है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस की बात हो रही है। ये क्या है? वायरस
इसकी फुल फॉर्म होगी, वायरस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, विषाणु। तो एड्स जो है, एड्स रोग किसके संक्रमण से होगा, विषाणु के संक्रमण से। इसका आंसर होगा विषाणु। आगे बढ़ते हैं। WBC का आकार कैसा होता है, यानी इसका आकार उत्तल होता है, अवतल होता है, उभयावतल होता है, या निराकार होती है, यानी इसका कोई आकार नहीं होता। ठीक है। तो WBC का आपको एग्जाम में टर्मोलॉजी आती है, WBC का आकार कैसा होता है, तो वहाँ कभी कभी आपको क्वेश्चन मिल जाता है कि WBC का जो आकार होता है अमीबा की भांति होता है। तो आपको पता है कि अमीबा का कोई आकार नहीं होता, अमीबा की कोई निश्चित संरचना नहीं होती। तो WBC का आकार अमीबा की भांति माना जाता है। इस कारण से जो इसका आकार है ये कैसा होगा, इसका आंसर निराकार, अर्थात इसकी कोई भी संरचना नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कणिका WBC का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, खाद्य का परिवहन करना, रोगों से शरीर की रक्षा प्रदान करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपके शरीर में जो WBC मनुष्य के शरीर में पाई जाती है उसका जो प्रमुख कार्य है वह होता है रोगों से शरीर की सुरक्षा प्रदान करना। हानिकारक जीवाणु और विषाणु जनित जो रोग होते हैं तो उनकी सुरक्षा प्रदान करने का कार्य WBC द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब आपको मैंने बताया है कि जो रक्त का निर्माण होता है वह होता है RBC, WBC, ब्लड प्लाज्मा और साथ में आपके होते हैं प्लेटलेट्स। तो पहले भी वीडियो मैंने समझाया जो RBC का कार्य होता है मानव शरीर में वह होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। RBC के अंदर पाई जाने वाली हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है वह है इस RBC के अंदर पाई जाती है और वही ऑक्सीजन का सर्कुलेशन करने में हेल्प करती, संग्रहण और शोषण करने में। खाद्य पदार्थों का परिवहन करना और हार्मोनों का परिवहन करने का कार्य किसका होता है, ब्लड प्लाज्मा का। यह आपके शरीर में खाद्य पदार्थ, जो भी आपने खाद्य पदार्थ खाया है, पचाया है, पचने के बाद उसमें जो रस का निर्माण हुआ है शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए, यह ब्लड प्लाज्मा के थ्रू जाता है। और प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है, रक्त का थक्का बनाना। रक्त का थक्का बनाने का कार्य कौन करता है, प्लेटलेट्स करते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, हानिकारक रोगों से शरीर की सुरक्षा प्रदान करना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, आकार के आधार पर मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है। यहां बात हो रही है आकार की बात हो रही है, तो इसका आंसर होगा हमारा, आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, स्नोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। तो इसका आंसर है आपका मोनोसाइट। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली आकार के आधार पर सबसे बड़ी WBC होती है मोनोसाइट। शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी WBC, सबसे छोटी WBC कौन सी होती है, लिम्फोसाइट। स्नोफिल्स एक प्रकार की जो WBC होती है, इसकी बढ़ने से स्नोफिल्स नामक रोग होता है, इसकी चर्चा हम करेंगे आगे। न्यूट्रोफिल्स ये संख्या के आधार पर सर्वाधिक पाई जाती है, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक संख्या पाई जाने वाली कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल्स। तो आपने यहाँ जाना कि इसका आंसर क्या होगा, आकार के आधार पर शरीर में पाई जाने सबसे बड़ी WBC कौन सी होगी आपकी, मोनोसाइट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, रक्त क्या है, यानी ब्लड की बात हो रही, ब्लड है क्या चीज, ब्लड होता क्या है। तो ऑप्शन है आपके, तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है, यह एक टिश्यू है, ऑप्शन आपके सारे टिश्यू हैं, उपकलित ऊतक है, उपरोक्त में दोनों या कोई नहीं। तो आप जब वीडियो देखोगे तो मैंने ब्लड के बारे में बताया है कि मनुष्य के शरीर का जो ब्लड होता है वह एक तरल संयोजी ऊतक होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड संयोजी और ऊतक है। लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, संयोजी कनेक्टिव होता है और ऊतक के टिश्यू होता है एक तरह से। तरल तो होता है, तरल क्यों होता है, क्योंकि जल की मात्रा इसमें सर्वाधिक होती है मनुष्य के शरीर में, क्योंकि इसमें लगभग जो रक्त का निर्माण होता है 90 से 92% इसमें होता है आपका जल। तो इसके कारण से क्या होता है, तरल। संयोजी क्यों कहा जाता है, संयोजी इसलिए कहा जाता है कि जो रक्त होता है मनुष्य के शरीर के समस्त अंगों में पहुंचता है और समस्त अंगों को ये कनेक्ट करता है,
ताकि पूरे बॉडी को अच्छे से परफॉर्म एक्शन कर सके, सारी बॉडी अच्छे से कार्य कर सके। तो पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है ये, ठीक है। शरीर के हर एक अंग में रक्त का संचरण होता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, संयोजी कनेक्ट करने के और ऊतक के टिश्यू है। तो रक्त का आंसर क्या होगा इसका, तरल संयोजी ऊतक है ये, ठीक है। तो आपने जाना रक्त क्या होता है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में रक्त किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, यानी मानव शरीर में ऐसा कौन सा पदार्थ पाया जाता है जो आपकी धमनी और शिराओं में रक्त के बहाव को तरल बनाए के रखता है। कोई भी टेम्परेचर हो, किसी भी अवस्था में हो, वह हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है। वह यानी वह क्लॉट नहीं बनती, क्लॉटिंग की प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है, उसका जमाव नहीं होता है। तो इसका आंसर है, मानव शरीर के शरीर में एक हिपैरिन नामक पदार्थ पाया जाता है। हिपैरिन नामक जो पदार्थ होता है, इसकी उपस्थिति के कारण मनुष्य के शरीर में रक्त का जमाव नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्नोफिलिया के कारण एक स्नोफिलिया नामक रोग होता है, ठीक है। यह एक एलर्जी होती है। इसका कारण क्या है, शरीर में आरबीसी का बढ़ जाना, शरीर में डब्ल्यूबीसी का बढ़ जाना, आरबीसी का शरीर में घट जाना और डब्ल्यूबीसी का शरीर में घट जाना। तो स्नोफिल्स जो होता है यह एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी है, ठीक है। ये एक डब्ल्यूबीसी, जब इस डब्ल्यूबीसी की अधिकता हो जाती है शरीर में, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। जब इस डब्ल्यूबीसी की शरीर में अधिकता हो जाती है तो संबंधित व्यक्ति एक रोग से ग्रसित हो जाता है, उसको बोलते हैं स्नोफिलिया। और यह रोग होता है एक एलर्जी, यानी इस एलर्जी को क्या बोल देते हैं, स्नोफिलिया। तो इसका आंसर क्या होगा, स्नोफिलिया रोग किसके कारण होता है, तो यह डब्ल्यूबीसी के अधिकता के कारण। कौन से डब्ल्यूबीसी के अधिकता कारण, स्नोफिल्स के अधिकता के कारण। तो इसका आंसर बी है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी है। अब यहाँ बात हो रही सर्वाधिक मात्रा यानी संख्या के आधार पर। इसके पहले हमने पढ़ा था कि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, उसका आंसर मैंने मोनोसाइट बताया, और वहाँ आपको मैंने समझाया भी कि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली संख्या के आधार पर सर्वाधिक मात्रा कौन सी डब्ल्यूबीसी की पाई जाती है, उसका आंसर क्या है, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। लिम्फोसाइट सबसे छोटी होती है, मोनोसाइट सबसे बड़ी होती है, स्नोफिल्स आपको मैंने बता ही दिया स्नोफिलिया नामक रोग के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ होगा डी। आगे बढ़ते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र का सिपाही किसे कहा जाता है, यानी आपकी इम्यूनिटी को सिक्योरिटी प्रदान करना किस डब्ल्यूबीसी की सहायता से होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका लिम्फोसाइट। यह मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है और इसी को प्रतिरक्षा तंत्र का सिपाही कहा जाता है। बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, लिम्फोसाइट के द्वारा किया जाता है। अगर यह निष्क्रिय हो जाती है तो आपका प्रतिरक्षा तंत्र निष्क्रिय होता है। इस कारण से आपकी इम्यूनिटी को सक्रिय करने को हमेशा ही तैयार रहती है लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी। इस कारण से इसे क्या बोला जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र का सिपाही, सिक्योरिटी प्रदान करने वाला। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सर्दी, खांसी या अल्प अवधि के होने वाली बीमारियों से शरीर को रक्षा प्रदान करता है। जैसा कि आपको पता है, हमने बताया डब्ल्यूबीसी के जो प्रमुख कार्य है वह शरीर में हानिकारक रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, चाहे जीवाणु हो चाहे विषाणु जनित हो। अब ऐसे रोग जो बहुत कम समय के लिए अल्प अवधि के होते हैं, यहाँ बात हो रही सर्दी खांसी जो हफ्ते भर के अप्रॉक्स होते हैं, इस समय के दौरान जो आपके शरीर में डब्ल्यूबीसी एक्टिव होती है सुरक्षा प्रदान करने के लिए, तो प्रतिरक्षा तंत्र का हमने बताया आंसर क्या होगा, प्रतिरक्षा तंत्र कौन आपको सक्रिय करता है, इम्यूनिटी कौन बढ़ाता है, ताकि आप हानिकारक या अल्प अवधि से होने वाली बीमारियों से रक्षा कर सकें। तो उसका आंसर मैंने बताया था लिम्फोसाइट। पर अब लिम्फोसाइट दो हैं, यहाँ टी लिम्फोसाइट भी दिख रहा है और बी लिम्फोसाइट भी दिख रहा है। तो जो बी लिम्फोसाइट है इसका आंसर है, यह अल्प अवधि में होने वाले रोगों से शरीर की सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि टी लिम्फोसाइट जो है यह लंबे समय तक की अगर कोई बीमारी होती शरीर में, उन बीमारियों से शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। कोई बड़ी बीमारी हो गई, उन समस्त कंडीशन को सुरक्षित करने के लिए टी लिम्फोसाइट ये सुरक्षा प्रदान करता है। टी लिम्फोसाइट भी दो प्रकार की होती है, ये एक बी प्रकार की होती है, एक टी प्रकार की होती है। उसकी चर्चा वीडियो में आप देखोगे तो डिटेल से आपको मिल जाएगा, लिम्फोसाइट क्या होता है, कैसे कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी लिम्फोसाइट।
आगे बढ़ते हैं। एड्स की प्रारंभिक जांच के लिए होने वाला एलिसा टेस्ट किस पोषक तत्व पर निर्भर होता है? अर्थात जो एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है प्रारंभिक जांच के लिए, एड्स की कंडीशन है या HIV का संक्रमण हुआ है कि नहीं हुआ है, तो एलिसा के टेस्ट में किस पोषक तत्व यानी कोई जो हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स होता है उसको निकाला तो उसकी चेकिंग की जाती है। तो इसका जो आंसर है सीधा सा, इसका आंसर है एंजाइम यानी डी। और इसका आंसर आप इस तरह निकाल सकते हो कि अगर इस एलिसा का फुल फॉर्म जानो आप तो इसे बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो की बात हो रही है यानी इम्यूनिटी की बात हो रही है, सॉल्वेंट एसे। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? एंजाइम की बात हो रही है। तो यहाँ एलिसा टेस्ट में किस चीज़ का यूज किया जा रहा है? कौन सा पदार्थ लिया जा रहा है? एंजाइम। तो एलिसा टेस्ट में किसकी जांच की जा रही है? एंजाइम की जांच की जा रही है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? डी। आगे बढ़ते हैं। यदि रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन में से हीम, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमो होता है, ये मैंने आपको बताया था हीमोग्लोबिन के बारे में। जो हीमो होता है ये होता है आयरन, और ग्लोबिन क्या होती है? एक प्रोटीन। तो यहाँ बात हो रही हीम की यानी आयरन की बात हो रही। आयरन को अलग कर दिया है तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, आयरन जो होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन को कंटेन करता है, और ये हीमोग्लोबिन किस में होता है? RBC में होता है। तो RBC का प्रमुख कार्य क्या होता है? आपने बताया बेसिकली RBC का होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो ऑक्सीजन का परिवहन वह आयरन की उपस्थिति के कारण कर पाता है, और इसी हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण RBC का रंग लाल भी होता है, क्योंकि इसमें आयरन होता है, आयरन ऑक्साइड की प्रोसेस होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। रक्त की ऑक्सीजन की वहन क्षमता खत्म हो जाएगी, अगर ये कम हो जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो रक्त की वहन क्षमता कम हो जाएगी, क्योंकि इसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन को कंटेन करना, वहन करके ले जाना। आगे बढ़ते हैं। ऊंचे स्थान पर जाने से RBC का क्या प्रभाव पड़ेगा? अब RBC की बात हो, रेड ब्लड कार्पोसेल, लाल रक्त कणिका, जैसा कि हमने बताया कि इसका काम होता है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। अब आपको पता है जैसे जैसे आप स्थल मंडल से आप ऊपर की ओर जाते हो, ऊंचाई की ओर जाते हो, तो हमारे यहाँ जो वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी कंटिन्यू धीरे धीरे कम होने लगती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन तो बराबर चाहिए। अब शरीर को पता है कि आप ऊपर चढ़ रहे हो धीरे धीरे, तो ऑक्सीजन वहाँ कम हो रही है, तो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? RBC। तो RBC जो है मनुष्य के शरीर में RBC की संख्या, मनुष्य के शरीर में RBC की संख्या लगातार बढ़ने लगती है। बढ़ने क्यों लगती है? क्योंकि आपके शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करने उसे। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, यानी ऑक्सीजन की पूर्ति कर रहे हैं, RBC की संख्या लगातार बढ़ रही है, ऑक्सीजन कमी हो रही है, तो बहुत तेजी से RBC बनती है ताकि आपको ऑक्सीजन प्रॉपर से मिल सके। तो इसका आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं। WBC हानिकारक जीवाणुओं और विषाणुओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? यानी WBC आपने बताया कि हानिकारक जीवाणु और विषाणु जो आते हैं उनसे शरीर की सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो सुरक्षा प्रदान करने के दौरान क्या वो हानिकारक जीवाणुओं को क्षति पहुंचाते हैं? उनके साथ निषेचन क्रिया करके बढ़ाते हैं? ये तो आंसर होगा नहीं। भक्षण करते हैं या प्रेरित करते हैं? तो इसका आंसर होगा सी। WBC हानिकारक जीवाणु और विषाणु को भक्षण करते हैं, पूरी तरह से समाप्त करते हैं, उनको मार देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, ब्लड कैंसर, हमारे शरीर में एक बीमारी होती है ब्लड कैंसर, जिसका अन्य नाम ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जाता है ये किसकी अधिकता से होता है? तो हमारा सीधा टॉपिक हमारा WBC है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? WBC की अधिकता होती है। एक्चुअल कंडीशन ये होती है कि मानव शरीर में जो WBC की संख्या मानी जाती है प्रति घन मिलीमीटर में, मैंने आपको बताया था 5000 से 9000 लगभग आपके शरीर में पाई जाती है WBC। अब जब आपके शरीर में ल्यूकेमिया नामक कंडीशन होती है तो क्या होता है? WBC की अधिकता संख्या में बहुत तेजी से ग्रोथ होती है। इनकी संख्या लगभग 1 लाख से 5 लाख तक चली जाती है। 5 लाख तक इनकी संख्या होती है, और WBC की मात्रा इस संख्या में बहुत तेजी से ग्रोथ होती है। उस कंडीशन को बोलते हैं हम ल्यूकेमिया, और ल्यूकेमिया को ही ब्लड कैंसर के नाम से जाना जाता है। अर्थात इसका आंसर क्या होगा? किसकी अधिकता होती लगती है शरीर में? WBC की। आगे बढ़ते हैं। मानव रक्त में शर्करा की सामान्य मात्रा होती है।
तो इसके ऑप्शन आपके 30 से 40 मिलीग्राम डेसीलीटर, 60 से 70 मिलीग्राम डेसीलीटर, 110 से 150 मिलीग्राम डेसीलीटर और 150 से 200 ग्राम मिलीग्राम डेसीलीटर। डेसीलीटर की बात हो रही है मिलीग्राम में, तो इसका आंसर है सी। एक सामान्य मनुष्य के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 110 से 150, ऐसा माना जाता है। मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल की सामान्य मात्रा कितनी होती है? अभी आपने ग्लूकोज की मात्रा जानी, अब रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमें जानना है। ठीक है, तो मानव शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वह मानी जाती है 120 से 200। तो इसका आंसर है आपका डी, मिलीग्राम होना चाहिए। 120 180 से 200 मिलीग्राम होना चाहिए। यह एक सामान्य मात्रा मानी जाती है, इससे ज़्यादा होने पर यह हानिकारक हमारे शरीर के लिए होती है। तो दोस्तों ये रहे WBC से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन RBC से रिलेटेड भी बताए गए हैं, क्योंकि हमने RBC का चैप्टर आपको पहला बता दिया है। जो वहाँ छूट गए थे वह यहाँ हमने क्लियर किया उसको। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारा फर्स्ट स्टेप एकेडमी का ये लोगो है, आप उसको सर्च कर सकते हैं और बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।